यहाँ हम व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2। इनसे प्रकाश तरंगें निकल कर के माध्यम के किसी बिंदु P पर पहुँच रही हैं और मान लिया पहली तरंग का आयाम A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है। कोणीय आवृत्तियाँ दोनों की समान हैं, मान लिया वो ओमेगा है। तो जैसे ही कोई तरंग चलते हुए माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचती है तो वो बिंदु कण दोलन करना प्रारंभ करता है। मान लिया जैसे ही ये तरंग बिंदु P पर पहुंचती है और इसके दोलन शुरू करने के t सेकंड बाद इस कण का विस्थापन y1 होता है, तो हम इसको गणितीय समीकरण द्वारा y1 = a1 साइन ओमेगा t से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरह से अगर दूसरी तरंग जब बिंदु P पर पहुंचती है और इस तरंग के कारण इस कण का विस्थापन t सेकंड में y2 होता है, तो हम इसकी समीकरण को y2 = a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई से प्रदर्शित करेंगे। एक्चुअली ये जो फाई है ये दोनों तरंगों के बीच कालांतर है। क्योंकि तरंगें S1 और S2 से निकलकर P पर पहुंच रही हैं, इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग की लंबाइयों में भी अंतर है, तो मार्ग में की लंबाई में अंतर के कारण एक कालांतर पैदा होता है जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो फाई है वो कालांतर है। तो जब ये दोनों तरंगें एक साथ बिंदु P पर पहुँचेंगी तो t सेकंड बाद कण का विस्थापन कितना होगा, इसको हम अध्यारोपण सिद्धांत से निकाल सकते हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम y1 y2 की वैल्यू रखें तो समीकरण 1 के अनुसार y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा t एंड y2 की वैल्यू समीकरण 2 से आएगी a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको आगे सॉल्व करें तो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 और इसको हम साइन a प्लस b के फॉर्मूले से खोलेंगे। और साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a मीन्स ओमेगा t, कॉस b मीन्स फाई प्लस कॉस a मीन्स ओमेगा t और साइन फाई। तो साइन a प्लस b यानी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a2 साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा t साइन फाई। ब्रैकेट खोलेंगे तो a2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, a2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट दो जो टर्म हम देख रहे हैं ये वाले, इनमें कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इनमें हमने कॉस ओमेगा टी को अलग लिख लिया और a2 साइन फाई को एक साथ लिख लिया। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखें कि समीकरण 1 और 2 जो है बिंदु P पर स्थित कण के दोलन को व्यक्त कर रहा है। और जब दो तरंगें किसी बिंदु पर पहुँचती हैं तो परिणामी दोलन भी उसी टाइप का होता है। यानी समीकरण 3 से हम कोई निष्कर्ष तभी निकाल पाएंगे जब इसकी फॉर्म भी समीकरण 1 या 2 जैसी हो। तो समीकरण 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा, इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया और a2 साइन फाई को हमने a साइन थीटा माना। ये बिल्कुल
मैथमेटिक्स कंसेप्ट है, हमारे पास कोई से भी दो नंबर हों, जाहिर है A1, A2 और 5, इसमें ये तीनों ज्ञात संख्याएं हैं, तो इसको सॉल्व करने पे एक संख्या निकल कर आएगी, इसको भी सॉल्व करके एक संख्या ये नंबर निकल कर आएगा, और दो नंबरों को हम साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं ए और थीटा को इंट्रोड्यूस करके। यहाँ पर ए क्या है, थीटा क्या है, ये इसकी वैल्यू निकालने के बाद, फाइनल इक्वेशन आने के बाद पता पड़ेगा। अब ये मान सकते हैं ए और थीटा दो वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, बताएं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो है ये y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी और A1 प्लस A2 कॉस पाई, ये पर हम लिखेंगे A कॉस थीटा प्लस ये कॉस ओमेगा टी इंटू A2 साइन पाई को हम लिखेंगे A साइन थीटा। ठीक है। अब अगर हम इसके टर्म्स को रीअरेंज करें फिर से, तो सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए, दोनों में आ रहा है, ए हम कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस यहाँ से ए कॉमन हो गया तो कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, y इक्वल टू ए। फिर से देखें, अगर हम ओमेगा टी को ए पढ़ें और थीटा को बी पढ़ें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये फिर से साइन ए प्लस बी वाली कंडीशन बन गई। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए मीन्स ओमेगा टी, बी मीन्स थीटा। ये समीकरण नंबर 6 बन गया। अब इस इक्वेशन से हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और हम देखें तो ये समीकरण बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि समीकरण 1 और 2 में था। ये समीकरण 1 है हमारे पास A1 साइन ओमेगा टी पहली तरंग का के कारण विस्थापन का, ये दूसरी तरंग के कारण कण के विस्थापन का, और अभी जब हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 6 निकाला, समीकरण नंबर 6, तो ये परिणामी जब दोनों तरंग एक साथ पहुँचेंगी तब कण का विस्थापन कितना होगा। तो हम देख रहे हैं इस समीकरण का रूप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि समीकरण 1 और 2 का है। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर कण का आयाम बता रहा है। आयाम यानी कि जब कण दोलन करेगा तो उसका अधिकतम विस्थापन है। तो अतः कण का परिणामी आयाम क्या होगा, ए होगा। तरंग के कारण जब वो कण दोलन करता है तो वो अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, वो दूरी आयाम कहलाती है, और आयाम की वैल्यू ए होगी। तो यहाँ से पता पड़ गया समीकरण 6 से, जब दोनों तरंगें किसी कण पर पहुँचेंगी एक साथ तो कण दोलन करेगा तो उसका अधिकतम विस्थापन कितना होगा, ये विस्थापन वही होगा जो ए की वैल्यू होगी। तो अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू को हम कहाँ से निकालेंगे। ए की वैल्यू हमने ए को समीकरण 4 और 5 से इंट्रोड्यूस किया था, तो समीकरण 4 और 5 को सॉल्व करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आसान है, समीकरण ए और 4 और 5 से जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, तो हम इनको वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। कैसे, अपन यहाँ पे निकाल देंगे परिणामी आयाम का मान, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम ए का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे समीकरण 4 और 5 आपको ये दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 4 तथा 5 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो हम राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 5 का राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और समीकरण 4 का राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड है A1 प्लस A2 कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस समीकरण 5 का लेफ्ट हैंड साइड है A2 साइन फाई इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2A1 A2 मीन्स 2A1 A2 कॉस फाई और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू ये A1 स्क्वायर, इस टर्म और लास्ट टर्म में से हम A2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो A2 स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास लास्ट वाले में से साइन स्क्वायर फाई और यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर फाई और जो टर्म रह गया वो रह गया A1 A2 कॉस फाई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 और 1 का A2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये हमारे पास आयाम के वर्ग की इक्वेशन मिल गई। या अगर हमें आयाम निकालना है तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें तो ये आ जाएगा A इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये हमारे पास परिणामी आयाम का समीकरण आ गया, वैल्यू आ गई, इसको हमने समीकरण नंबर ए दे दिया। परिणामी आयाम जैसे हमने आपको बताया था कि दो तरंगें जब चल रही हैं अलग अलग स्रोतों से निकल करके और माध्यम के एक ही कण पर पहुंचेगी तो चूंकि दोनों तरंगें को अपने अपने हिसाब से दोलन कराना चाहेगी तो जो परिणामी दोलन होगा उसमें अधिकतम विस्थापन कितना होगा किसी एक दिशा में, उसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्दा लगा हुआ है, चूँकि तरंग प्रकाश तरंग है तो यहाँ पर हमें कुछ रोशनी दिखाई देगी, यानी यहाँ पर प्रकाश की कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जब ये दोनों प्रकाश तरंगें पहुँचेंगी तो तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हम परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला निकालें। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता चूँकि जो प्रकाश की तीव्रता है वो समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, तो इसलिए परिणामी तीव्रता जो आई है वो समानुपाती होगी परिणामी आयाम के वर्ग के। इसको बराबर करेंगे तो एक नियतांक आएगा, नियतांक हमने के मान लिया ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई इक्वल टू के, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी अभी समीकरण नंबर ए में, समीकरण नंबर ए से जस्ट ए या ऊपर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये ए का मान है समीकरण एक में, ए स्क्वायर ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कॉस फाई। अब जो है पहली तरंग की तीव्रता को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू पहले तरंग के आयाम का वर्ग। दूसरी तरंग की तीव्रता को क्या लिखेंगे, के इंटू दूसरे तरंग के आयाम का वर्ग।
बिल्कुल वही बात जो अभी हमने कहा था, तीव्रता बराबर के गुणा आयाम का वर्ग। कि परिणामी तीव्रता है तो यहाँ पे परिणामी आयाम है, पहली तरंग की तीव्रता चाहिए तो यहाँ पहले तरंग के आयाम को लिखेंगे, दूसरी तरंग की तीव्रता चाहिए तो दूसरे तरंग के आयाम को लिखेंगे। तो वो इसलिए जो आई की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए। देखिए यहाँ पर के A1 वर्ग आ रहा है, इसको हम I1 लिख सकते हैं। के A2 स्क्वायर आ रहा है, इसको हम I2 स्क्वायर लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं सॉरी। लेकिन यहाँ पर इसको भी हम कुछ ऐसा टर्म में बना लें तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर देखें अपन, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो के A1 स्क्वायर ये वाला प्लस के A2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट के A1 स्क्वायर इंटू रूट के A2 स्क्वायर और कॉस फाई। रीजन आप इसका गुणा करेंगे तो रूट के इंटू रूट के आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और A1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट A1 हो जाएगा और A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट A2 हो जाएगा। तो कहीं कोई समस्या नहीं। अब अपने जो वैल्यू निकाली थी I1 और I2 की, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो क्या बनेगा, ये के A1 स्क्वायर की पर क्या आ जाएगा I1, के A2 स्क्वायर ये पर आ जाएगा हमारे पास I2 प्लस 2 ये है, और ये क्या हो जाएगा रूट I1, और जो सेकंड टर्म है ये रूट I2 इंटू रूट I2 और ये कॉस फाई। या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो बिंदु P पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी किसी भी बिंदु पर, उसको हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर हमने इसको दे दिया B। मतलब समझिए दो प्रकाश स्रोत थे हमारे पास, S1 और S2, और ये पर्दा था। यहाँ से तरंग जब किसी बिंदु पर जाएगी, ये मान लीजिए इस बिंदु पर जा रही P, तो दोनों के द्वारा चलेगी दूरियों में अंतर है तो जाहिर है फाई का कुछ ना कुछ मान होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तीव्रता निकलेगी। अगर हम कोई दूसरा भी, इसको बिंदु P1 नाम दे दें, दूसरा बिंदु चलिए हमने मान लिया P2, ये इसके नीचे है। यहाँ पर S1 से जो तरंग जाएगी इतनी दूरी तय करेगी, S2 से जाएगी इतनी दूरी तय करेगी, तो इन दोनों दूरियों का अंतर अलग होगा, इन दोनों दूरियों का अंतर अलग होगा। मतलब यहाँ के लिए फाई की वैल्यू कुछ और है, यहाँ के लिए फाई की वैल्यू कुछ और है, और समीकरण B कह रहा है कि फाई की वैल्यू बदलने पर आई की वैल्यू बदल जाएगी। यानी इस पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर फाई का मान अलग अलग होगा, जिससे तीव्रता भी अलग अलग होगी। तो दो तरंगों के एक ही दिशा में चलने के कारण पर्दे पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होना ही व्यतिकरण कहलाता है। तो इस समीकरण से पता चल रहा है कि सभी बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होगी। अब यहाँ पर अपन को पता है कि जो कॉस फाई है, कॉस फाई की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच होती है। तो जब कॉस फाई की वैल्यू +1 होगी तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी हमें, और जब इसकी वैल्यू -1 होगी तो आई की वैल्यू सबसे कम होगी। यानी कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज़्यादा मिलेगी, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे कम मिलेगी। तो इनको हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन कहते हैं। इनकी शर्तें हम अगले वीडियो में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो तरंगें एक ही दिशा में चलते हुए मिलती हैं, ये जैसे यहाँ देख रहे हैं एक ही दिशा में समान आवृत्ति की तरंगें हैं, इनके आयामों में हल्का अंतर हो सकता है, आयाम बराबर भी हो सकते हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी, जो समीकरण B कह रहा है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर फाई का मान अलग अलग होगा, तो इसलिए अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता भी अलग अलग होगी। यही व्यतिकरण है। तो अगले वीडियो में हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें प्राप्त करेंगे। ओके।